ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया था और एनसीईआरटी के सीरीज में हम लोग अलग अलग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। उसमें से जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट करने के बाद हम धीरे धीरे एक एक वीडियो करते करते हमने आज ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक को चुना है। ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक के एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम डिस्कस करेंगे, है ना। सीरीज भी हमारा क्या है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। स्टार्ट करते हैं। दे रखे ट्रांसक्रिप्शन। हम सबको इतना तो पता होगा कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसे प्रोसेस की बातें करते हैं जहां पर डीएनए से हम आरएनए के फॉर्मेशन की बातें करते हैं, यानी डीएनए से हम आरएनए बनाने की बातें करते हैं। और जब डीएनए से आरएनए हम फॉर्म करेंगे तो इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। अब चूंकि एक बात हमें बहुत अच्छे से पता है, जब हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक बात बहुत अच्छे से हमें पता है कि डीएनए कैसा होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन ये आरएनए कैसा होता है, आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब चूंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो आखिर अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, आपके मन में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई साहब डीएनए सर 2 स्ट्रैंड का बना हुआ है, आरएनए 1 स्ट्रैंड का बना हुआ है, आरएनए 1 स्ट्रैंड का बना हुआ है, तो आखिर डीएनए में से कौन सा स्ट्रैंड, डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड है, 2 में से वह कौन सा स्ट्रैंड होगा जो आरएनए बनाएगा। क्या सर डीएनए का दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा, तो मेरा जवाब होगा नहीं। अगर नहीं तो सर दोनों में से आखिर वह कौन सा स्ट्रैंड होगा कि जो आरएनए आगे बनाने में हेल्प करेगा। तो भाई इसके बारे में हम बातें करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले जो एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हम डिस्क्रिप्शन के ऊपर देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन है क्या, दे रखा है द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये बात हम सबको पता है कि डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि जो हमारे बॉडी के कैरेक्टर और उसके फंक्शंस का इंफॉर्मेशन है वो जेनेटिक मटेरियल में छिपा हुआ है, और उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसे हमें एक्सप्रेस करवाना पड़ता है। अब एक्सप्रेस फाइनली किस फॉर्म में होता है, तो सबको पता है प्रोटीन के फॉर्म में होता है। दैट इज वाई पहले हम क्या बनाते हैं, डीएनए से आरएनए बनाते हैं, आगे चलकर के इसी आरएनए से हम क्या बना लेते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, है ना। लेकिन अब चूंकि हमें इस डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है उसे हमें डीएनए से कहां लाना पड़ेगा, आरएनए के अंदर लाना पड़ेगा, तभी आरएनए से आगे चलकर हम क्या बना पाएंगे, प्रोटीन बना पाएंगे। दे रखा है द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। Here also the principle of complementarity governs the process of transcription। ध्यान रखना है कि यहां पर भी जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी का प्रिंसिपल है यहां पर भी लागू होगा, यहां पर भी अप्लाई होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब डीएनए की बातें किए थे तो एडेनिन किसके साथ पेयर करता है, थायमिन के साथ। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2। थायमिन किसके साथ पेयर करता है, एडेनिन के साथ। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2। ग्वानिन किसके साथ पेयर करता है, साइटोसिन। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3। साइटोसिन किसके साथ पेयर करता है, ग्वानिन के साथ। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3। ये तो डीएनए का कहानी हुआ। ऐसा कब होता है, तो एक कंडीशन डीएनए में होता है, लेकिन आरएनए में कंडीशन थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा उल्टा है। वो कंडीशन क्या है, तो हम बातें करते हैं। जब हम आरएनए की बातें करेंगे तो आरएनए में क्या होता है कि एडेनिन अगर प्रेजेंट होगा तो सबसे खूबसूरत बात क्या कि डीएनए में अगर एडेनिन प्रेजेंट होता तो किसके साथ पेयर करता, थायमिन के साथ। लेकिन जब आरएनए की हम बातें करेंगे और आरएनए में अगर एडेनिन हमें पेयर करवाना है तो आरएनए के अंदर किससे के साथ पेयर करेगा, यूरासिल के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड अभी भी 2 होंगे, यानी ए वाला जो स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा है ये किसका स्ट्रैंड है, ये तो आरएनए का स्ट्रैंड है। यानी एडेनिन किसके साथ पेयर कर गया, यूरासिल के साथ। अगर डीएनए के स्ट्रैंड में ये डीएनए का स्ट्रैंड शो कर रहा है, अगर डीएनए के स्ट्रैंड में थायमिन होगा तो किसके साथ पेयर करेगा, एडेनिन के साथ। अगर ग्वानिन होगा तो किसके साथ पेयर करेगा, साइटोसिन के साथ। अगर साइटोसिन होगा तो आरएनए में किसके साथ पेयरिंग करेगा, ग्वानिन के साथ। यानी
आरएनए में आप देखो, नोटिस करो तो सब कुछ प्रेजेंट है, बस थाइमीन यहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। यानी थाइमीन की जगह पर क्या प्रेजेंट हो गया, यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आरएनए के अंदर थाइमीन की जगह पर क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है। दे रखा है लैंग्वेज में। The principle of complementarity governs the process of transcription except, exceptions दे रखा है, except the adenosine complements now form base pair with uracil instead of थाइमीन। पेयरिंग किसके साथ करना चाहिए था, थाइमीन के साथ, लेकिन पेयर किसके साथ कर गया, यूरासिल के साथ। However, unlike in the process of replication which once set in, the total DNA of an organism gets duplicated. In a transcription, रेप्लिकेशन में क्या कि पूरा का पूरा जो डीएनए था, डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड था वो रेप्लिकेट कर जाता था, अपने नंबर को बैलेंस कर लेता, जितना पहले था अभी भी उतना है। बट जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बातें करते हैं, इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली, जब ट्रांसक्रिप्शन की बातें करते हैं, ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू द आरएनए। जो मैं शुरू में बातें कर रहा था कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो क्या डीएनए का दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाने में हेल्प करता है, तो नहीं। तो डीएनए का कोई ना कोई सिर्फ एक स्ट्रैंड होगा जो क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। अब एक स्ट्रैंड कौन होगा तो आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर जो लैंग्वेज लिखा हुआ, इस लैंग्वेज से आप क्लियर हो रहे होंगे कि रेप्लिकेशन में डीएनए का दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू द आरएनए। यानी दो स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट हो पाता है। This necessity is defining the boundary that would have demarcated the region and the strand of DNA that would be transcribed। आगे बढ़ते हैं। Why both the, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, यहां से नीट के अंदर अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है, लॉजिकल क्वेश्चन यहां से अच्छा खासा बन सकता है कि डीएनए के पास दो स्ट्रैंड था, दोनों स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। अगर बाय द वे किसी कारण से दोनों स्ट्रैंड आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो गया तो क्या दिक्कत होगा, ये सारे क्वेश्चंस उत्पन्न होने का संभावना है। देख है व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हैज द सिंपल आंसर। फर्स्ट, पहला आंसर क्या है, फर्स्ट इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करना शुरू कर दे और दोनों स्ट्रैंड से दो नए आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, तो भैया आरएनए से हमें क्या बनाना है, प्रोटीन, तो पूरा प्रोटीन का सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि आरएनए क्या हो जाएगा, दो दे रखा है पहला चीज। दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सीक्वेंसेस। और एक चीज और कि जब कॉम्प्लीमेंट्री होगा आरएनए का दो सीक्वेंस तो दोनों आपस में पेयरिंग कर लेगा, और आरएनए अगर पेयर्ड हो जाएगा, आरएनए भी डबल हेलिकल हो जाएगा तो कभी प्रोटीन बना ही नहीं पाएगा, ये भी एक दिक्कत है। दे रखा है रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्रिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल एंड इन टर्न इफ दे कोड फॉर प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। हेंस वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन and this would complicate the genetic information transfer machinery। ये तो पहला कहानी। दूसरा कहानी क्या दे रखा है, सेकेंड द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, अगर दोनों एक साथ प्रोड्यूस होता है और दोनों चूंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा टू ईच अदर, हेंस वुड फॉर्म अ डबल स्ट्रैंड आरएनए। आरएनए कैसा हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड। अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा तो आगे प्रोटीन सिंथेसिस यानी जो ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म है वो हो ही नहीं पाएगा। दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फ्यूटाइल वन। दिक्कत हो सकता है। ये तो इंट्रोडक्शन था। अब भाई ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में आखिर कौन कौन सा डीएनए का स्ट्रक्चर है जो पार्टिसिपेट करता है, जो स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यानी डीएनए का वह पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। दे रखा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय थ्री रीजन्स इन द डीएनए। तीन रीजन कौन है, पहला है प्रोमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा है
टर्मिनेटर। ये तीनों नाम बेटा आपको याद रखना चाहिए, है ना। कभी भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर डीएनए का कौन कौन से रीजन्स आते हैं। तो एक प्रमोटर रीजन, एक स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा टर्मिनेटर रीजन। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। देयर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यानी जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का स्ट्रक्चरल जीन है और स्ट्रक्चरल जीन के पास जो दो स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड को अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट है और कौन सा टेम्पलेट नहीं है। क्लियर है। दे रखा है सिंस द टू स्ट्रैंड हैव अपोजिट पोलैरिटी एंड द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये लाइन बहुत खूबसूरत है। एक था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जिससे हम डीएनए से डीएनए बनाते थे। आज हमारे पास क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। और सबसे खूबसूरत बात क्या कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज किसके ऊपर काम कर रहा है, तो डीएनए के ऊपर काम कर रहा है। दैट इज वाई हम क्या बोलते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज भी एक तरीके से डीएनए डिपेंडेंट है। ये क्या है, तो डीएनए डिपेंडेंट है। दे रखा है since the two strand have opposite polarity and the DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction। ये जो RNA polymerase है, इसका पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर बनाने का जो जरिया है, तरीका है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करता है और वो डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दैट द स्ट्रैंड दैट हैज द पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्ट एज अ टेम्पलेट। 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरह अगर जिस स्ट्रैंड का कोडिंग सीक्वेंस होगा वो तो टेम्पलेट की तरह काम करेगा एंड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। The other strand which has the polarity 5 prime to 3 prime and the sequence same as RNA is displaced during the transcription. Strangely, this strand is also referred to as कोडिंग स्ट्रैंड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। अब यहां पर ये डायग्राम है, आपको मैं समझा देता हूं, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे कि कौन सा स्ट्रैंड कोडिंग होता है और कौन सा नॉन कोडिंग होता है। ठीक है, ये मैं आपको समझा देता हूं, जीवन भर आपको याद रहेगा। मान के चलो कि ये डीएनए है यहां पर, फिर मैं उस डायग्राम के ऊपर आऊंगा, ये डीएनए है। ठीक है, मैं कुछ भी लिख देता हूं, यहां पर 5 प्राइम लिख देता हूं, यहां पर 3 प्राइम लिख देता हूं, यहां पर 3 प्राइम लिख देता हूं, यहां पर 5 प्राइम लिख देता हूं। ठीक है, ये डीएनए का एक टुकड़ा है। अब आपको सबसे पहला चीज तो यह देखना है कि प्रमोटर रीजन किस साइड प्रेजेंट है। क्या प्रमोटर यहां पर प्रेजेंट है, हमेशा आपको देगा वो। अगर प्रमोटर यहां पर प्रेजेंट होगा तो टर्मिनेटर किधर होगा, इस साइड प्रेजेंट होगा। और हमें पता है कि टर्मिनेटर और प्रमोटर के बीच का ये जो रीजन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन। अब हमें पता करना है, ध्यान से सुनना, अब हमें पता करना है कि कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा और कौन सा स्ट्रैंड कोडिंग होगा। टेम्पलेट को हम लोग नॉन कोडिंग भी बोलते हैं, एंटीसेंस भी बोलते हैं, है ना, अलग अलग नाम है। टेम्पलेट को हम लोग, मैं टेम्पलेट के लिए इसे नॉन कोडिंग ही बोला जाता है, मैं नाम लिख दे रहा हूं यहां पर, इसे नॉन कोडिंग भी बोलते हैं। इसे हम लोग एंटीसेंस भी बोलते हैं। अच्छा, नाम पर देखो यार, नॉन कोडिंग ऐसा लग रहा है ना नाम से कि कुछ भी कोड नहीं करता, लेकिन काम का चीज यही है। एंटीसेंस, इसके पास कोई भी सेंस नहीं, लेकिन काम का चीज यही है। अब आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है इस डायग्राम के अंदर कि डीएनए का एक ऐसा सीक्वेंस, चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो, आपको सबसे पहला चीज देखना है कि प्रमोटर रीजन कहां पर है। तो भाई ये प्रमोटर रीजन है, ये प्रमोटर रीजन है। अब आपको दूसरा चीज देखना है कि प्रमोटर रीजन के साइड में 3 प्राइम एंड वाला स्ट्रैंड कौन है। तो ये नीचे वाला स्ट्रैंड, जो नीचे वाला स्ट्रैंड होगा वो हम क्या बोल देंगे, यही टेम्पलेट होगा, यही एंटीसेंस होगा, यही नॉन कोडिंग होगा। यानी बस एक चीज नोटिस करना है, मैं क्या बताया, इसे स्टार पॉइंट नोट करके आप लिख सकते हो कि प्रमोटर रीजन के पास जो 3 प्राइम एंड वाला स्ट्रैंड होगा, यही स्ट्रैंड क्या कहलाएगा, यही स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। अब आप इस डायग्राम को देखो, अब ये डायग्राम आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ये डीएनए है, 3 प्राइम
5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। अब सबसे पहले ढूंढो प्रमोटर साइट क्या है। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा प्रमोटर साइट है, ठीक है, यहां आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है प्रमोटर रीजन है। अब प्रमोटर का 3 प्राइम आप देखो तो ये वाला 3 प्राइम एंड है, इस वाले ये जो स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा है ना, यही स्ट्रैंड क्या हो गया, टेम्पलेट। और टेम्पलेट के जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, कोडिंग। या फिर दूसरे भाषा में कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि टर्मिनेटर रीजन के पास जो 5 प्राइम एंड होगा वही स्ट्रैंड क्या कहलाएगा, टेम्पलेट। आप इसे भी देखो, एक टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर का 5 प्राइम, यही टेम्पलेट कहला रहा है। एक टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर का 5 प्राइम, ये टेम्पलेट नीचे वाला कहा जाएगा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कोडिंग। ये हमेशा याद रखना है, इसी तरीके से आपको याद रखना है, नहीं तो आगे बहुत कंफ्यूज हो गया। ठीक है, आई थिंक अब अच्छे से आपको याद रहेगा कि कोडिंग स्ट्रैंड किसे बोलेंगे, नॉन कोडिंग किसे बोलेंगे, टेम्पलेट किसे बोलेंगे। आगे लैंग्वेज देखते हैं। देखिए, all the reference point while defining a transcriptional unit is made with coding strand. To explain the point, a hypothetical sequence from a transcription unit is represented below. जैसे ये वाला एक hypothetical sequence है, इसी sequence के यहाँ पर हमने देखा कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनता है। और ये भी मैंने आपको दिखाया कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होता है, एक प्रमोटर रीजन होता है, एक टर्मिनेटर रीजन होता है, और बीच में क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन। यानी इसके बीच का जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है ना, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन। एक तरीके से ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन फ्लैंक करता है, झूलता है प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में, है ना। जैसे झूला होता है ना, झूला को एक एंड इधर बांध दो, एक एंड उधर बांध दो, और बीच में जो झूला झूल रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन। नीचे देखा लैंग्वेज, द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। यानी एक एंड पर प्रमोटर होगा, दूसरे एंड पर टर्मिनेटर होगा, और इन दोनों के बीच कौन होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा। द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड 5 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। यानी जो स्ट्रक्चरल जीन होगा उसके अपस्ट्रीम 5 प्राइम यानी अपस्ट्रीम डायरेक्शन में क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन के डायरेक्शन में। द रेफरेंस इज मेड विथ रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान रहे, ये प्रमोटर रीजन ही वह रीजन होता है जहां पर पहली बार आकर के एंजाइम बाइंड करता है, कौन सा, आरएनए polymerase. And it is the presence of a promoter in a transcription unit that also define the template and coding strand. मैंने आपको समझा दिया कि कैसे टेम्पलेट और कैसे कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में हम पता करते हैं। बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विथ अ टर्मिनेटर, द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कुड बी रिवर्स। अगर हम प्रमोटर को इधर कर दे और ट्रांसक्रिप्शन को, टर्मिनेटर को इधर कर दे, तो सारा का सारा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, कोडिंग और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का भी पोजीशन अल्टर कर जाएगा, चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड इट यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नाम ही है टर्मिनेटर, काम क्या करता होगा, टर्मिनेट करता होगा। There are additional regulatory sequences that may be present further upstream or downstream to the promoter. Some of the properties of these sequences shall be discussed while dealing with regulation of gene expression. आगे बात करते हैं। Transcription unit and the gene. A gene is defined as a functional unit of inheritance. ये बात हम पता है, नहीं पता तो भी हमें पता होना चाहिए कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कौन होता है, तो जीन। और हकीकत में यही जीन है जिसके कारण पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर इनहेरिट होता है। दो देयर इज नो एम्बिग्विटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए। बिल्कुल सत्य बात है कि जीन को डीएनए के भाषा में, डीएनए के सीक्वेंस के टर्म में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, जबकि क्रोमोसोम के टर्म में एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन अ जीन। यानी डीएनए का वह सीक्वेंस जो आगे चलकर टीआरएनए बनाने जा रहा है, आरआरएनए बनाने जा रहा है, वो भी एक जीन का ही रूप है। हाउएवर, बाय डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाय डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए coding for a polypeptide, the structural gene in a transcriptional unit could be said as monocystronic। और ध्यान रहे, मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन ज्यादातर यूकैरियोट्स में होता है, जबकि
प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया के केस में पॉलीसिस्टोनिक होता है। मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक कहने का सीधा इतना सा मतलब है, मोनोसिस्टोनिक यानी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बस एक ही जगह से स्टार्ट होगा और एट अ टाइम एक ही होगा। लेकिन पॉलिस, ये तो मोनोसिस्टोनिक का कंडीशन हो गया। पॉलीसिस्टोनिक का कंडीशन, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एट अ टाइम एक ही बार में कई जगह से स्टार्ट हो सकता है, अलग अलग रीजन से स्टार्ट हो सकता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीसिस्टोनिक। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। फिर से बहुत कीमती लाइन आ रहा है कि यूकैरियोट्स के अंदर इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड, बीच में क्या होता है, इंटरप्टिंग यूनिट होता है, बीच में कोई इंटरप्टिव जो रोकता है, रुकावट बनता है, इंटरएक्टिव कोडिंग सीक्वेंस। द जीन इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट, और दैट इज वाई ऐसे जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिट जीन। द कोडिंग सीक्वेंस, लाइन बहुत कीमती है, ध्यान से सुनते रहना। The coding sequence or express sequence are known as exon. Exon are said to be those sequence that appear in mature or processed RNA. जो रियल में कोडिंग सीक्वेंस है, जो मैच्योर आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सॉन। लेकिन जो अभी जस्ट हम बात कर रहे थे ना, इंटरप्टिव सीक्वेंस, जो इंटरप्ट करता है, द एक्सॉन आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, और इंट्रॉन्स जिसे इंटरवेनिंग सीक्वेंस बोलते हैं, जो डिस्टर्बिंग है, जो काम कर रही है, नॉन फंक्शनल है, डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। अब जैसे बाय द वे मान के चलो यूकैरियोट्स के अंदर ये आरएनए मिला, आरएनए जो मिला इसके अंदर कुछ सीक्वेंस, कुछ पार्ट एक्सॉन का होगा, कुछ पार्ट इंट्रॉन का होगा, कुछ पार्ट एक्सॉन का होगा, कुछ पार्ट इंट्रॉन का होगा, कुछ पार्ट एक्सॉन का होगा और कुछ पार्ट इंट्रॉन का होगा। अब एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग, और ये बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्प्लाइसिंग मशीनरी के थ्रू हम जितने सारे इंट्रॉन्स हैं, इन सारे इंट्रॉन्स को कट करके हटा देते हैं, कट आउट कर देते हैं, यहां से कट करके हटा दिए, और बाकी जितने सारे एक्सॉन्स हैं, सारे के सारे एक्सॉन्स को वापस हम जोड़ दिए। और जैसे एक्सॉन्स को वापस हम जोड़ेंगे तो यही हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये फंक्शनल आरएनए हो गया, यही प्रोसेस्ड आरएनए हो गया। यानी यूकैरियोट्स के अंदर जो प्रोसेस्ड आरएनए होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो एक्सॉन होता है, इंट्रॉन्स को कट करके हटा दिया जाता है। दे रखा है द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। Inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequence of a structural gene. Hence, sometimes the regulatory sequence are loosely defined as regulatory genes, even though these sequences do not code for any protein or RNA. जबकि ये किसी भी प्रोटीन को भी कोड नहीं करता और आरएनए को भी कोड नहीं करता। अब हम बात करने चाह रहे हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता कैसे है, स्टार्ट कैसे होता है, कैसे कैसे काम होता है, ये सारी बातें करेंगे। देयर कैन इन बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स की बातें कर रहे हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए। कौन कौन से, एम आरएनए जिसे हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, टी आरएनए जिसका नाम होता है ट्रांसफर आरएनए, एंड आर आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। ऑल 3 आरएनए आर नीडेड, ये तीनों का जरूरत पड़ता है किसके लिए, टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। यानी एक सेल के अंदर एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए इन तीनों आरएनए का हमें जरूरत पड़ता है। द एमआरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट। एमआरएनए क्या प्रोवाइड करता है, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। टीआरएनए क्या करता है, तो अमीनो एसिड को ब्रिंग करता है, अमीनो एसिड को लाता है, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन किससे बना होता है, तो अमीनो एसिड का लॉन्ग पॉलीमर चेन है। पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे कई सारे अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं और यही पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। और पॉलीपेप्टाइड चेन का ही नाम क्या होता है, इसी को हम लोग आगे चलकर क्या बोलते हैं, प्रोटीन। ठीक है, टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड एंड आरआरएनए play a structural and catalytic role during translation. There is a single DNA dependent RNA polymerase, ये भी लाइन ध्यान रखना है, एक ही DNA dependent RNA polymerase होता है that catalyzes transcription of all types of RNA in bacteria. RNA polymerase binds to promoter and initiates transcription का initiation. It uses nucleoside triphosphate as a substrate and polymerizes in a template dependent fashion following the rule of
कॉम्प्लीमेंटेरिटी। अब करता क्या, मैं थोड़ा सा आपको पहले बताता हूं इस डायग्राम के थ्रू। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा डीएनए का डबल हेलिक्स है, आरएनए पॉलीमरेज आया। आरएनए पॉलीमरेज में दो चीज होता है, एक तो होता है कोर एंजाइम, और कोर एंजाइम के साथ साथ एक फैक्टर और होता है जिसे बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, है ना। अब सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज कर लिया कि प्रमोटर साइट कहां पर है, यानी सिग्मा फैक्टर का काम मेन क्या है, प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज कर लेना, ठीक है। अब प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज कर लिया, रिकॉग्निशन के कारण ये जो कंप्लीट आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो कंप्लीट आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट से आकर के अटैच कर गया। अटैच करने के बाद यही आरएनए पॉलीमरेज खुद ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को खोलता है। आप अगले इस डायग्राम में देख सकते हो कि कैसे यहां पर डीएनए का दोनों स्ट्रैंड खुला हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं, है ना। डीएनए के स्ट्रैंड के दोनों स्ट्रैंड को खोलने का जिम्मेदारी भी खुद ही का होता है। और जैसे ही खोलता है, जैसे ही अब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है, ये जो सिग्मा फैक्टर है वहीं के वहीं अलग हो जाता है। अब सिग्मा फैक्टर का कोई भी काम नहीं, अब जो भी काम करेगा कौन, कोर एंजाइम करेगा, लेकिन फिर भी हम बोलते क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज करेगा, ठीक है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे बढ़ता जाएगा, डीएनए को खोलता जाएगा, ये जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है ये आकर के ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, और ये जो आरएनए का नया स्ट्रैंड है ये बनकर के बाहर की तरफ निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। यहां देखो आप, बाहर की तरफ निकल गया। कब, जब टर्मिनेटर साइट पर पहुंचा। जैसे टर्मिनेटर साइट पर पहुंचता है तो एक फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं रो फैक्टर। रो फैक्टर जैसे मिलता है वैसे बोलता है भैया अब तेरा काम हो गया, जितना आरएनए का सिंथेसिस करना था कर लिया, अब काम को रोक दो, ठीक है। बातें करते हैं लैंग्वेज के ऊपर, दे रखा है इट समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग द ऑफ द हेलिक्स। मैंने अभी जस्ट बोला था कि आरएनए पॉलीमरेज ही डीएनए के डबल हेलिक्स को खोलता है, ओपन करता है। इट यानी आरएनए पॉलीमरेज की बातें हो रहा है। इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड continues elongation. Only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme. Once the polymerase reaches the terminator region, the nascent का मतलब होता है नया, जो नया बना है, the nascent RNA falls up, वहां से बनकर के बाहर निकल जाता है। So also the RNA polymerase भी वहां से बाहर निकल गया। This result in the termination of transcription. An intriguing question is that, अब यहां से एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन मिलता है या सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर that how is the RNA polymerase able to catalyze all the three steps। कौन कौन से तीन स्टेप थे भाई, यहां पर देखो आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन भी कर रहा है, एलोंगेशन भी कर रहा है, टर्मिनेशन भी कर रहा है। ये तीनों स्टेप अकेला आरएनए पॉलीमरेज कैसे कर लेता है, विच इज इनिशिएशन, elongation and termination. The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. लाइन ध्यान से सुनना, बाकी के जो काम करते हैं कौन, it associates transiently with, transiently थोड़ी देर के लिए, with initiation factor जिसका नाम क्या होता है sigma factor and a terminator factor जिसका नाम क्या होता है rho factor to initiate and terminate the transcription respectively। यानी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ जुड़ता है, सिग्मा फैक्टर के साथ। टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेटर फैक्टर के साथ जुड़ता है, कौन सा, रो फैक्टर। एसोसिएशन विद दिस फैक्टर अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू ईदर इनिशिएट और टर्मिनेट। क्या हम इसे स्टार्ट करें और क्या हम इसे टर्मिनेट करें, ये डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ है, सिग्मा फैक्टर है या फिर रो फैक्टर है। In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place in the same compartment, many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. Consequently, the transcription and translation can be coupled in bacteria. बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों का प्रोसेस एक साथ हो सकता है। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट में ऐसा है क्या, नहीं, यूकैरियोट्स में पूरी तरीके से चीज अलग है। कैसे, दे रखा है इन यूकैरियोट्स देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। पहला क्या, देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज। यानी यूकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज है क्या, तो नहीं, यूकैरियोट्स के अंदर 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है। 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज है। अब ये 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज करता क्या है, दे रखा है
देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, यानी तीनों आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन भी अलग अलग है। द आरएनए पॉलीमरेज 1, जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज को शॉर्ट में हम लोग पॉल भी लिखते हैं, है ना। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये क्या करता है, ट्रांसक्राइब आरआरएनए, whereas the RNA polymerase 3 is responsible for transcription of tRNA, 5S rRNA and snRNA। snRNA का तो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। द आरएनए पॉलीमरेज 2 ये क्या करता है, ट्रांसक्राइब्स प्रिकर्सर ऑफ mRNA एंड हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं hnRNA। अब यहां से 3-4 क्वेश्चन नीट का बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन रेडी है। पहला कि hnRNA का फुल फॉर्म याद रखना है, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। snRNA का फुल फॉर्म याद रखना है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। 2 क्वेश्चन तो रेडी है। अभी जो तीनों टाइप यूकैरियोट्स के अंदर जो तीनों टाइप के आरएनए हैं, आरएनए पॉल 1, आरएनए पॉल 2 और आरएनए पॉल 3, ये तीनों का फंक्शन भी आपको याद रखना होगा कि आरएनए पॉल 1 क्या करता है, आरएनए पॉल 1 क्या करता है, तो आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है सिर्फ। आरआरएनए में कौन सा, 28S, 18S एंड 5.8S, जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फॉर टीआरएनए, 5S rRNA एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरआरएनए। पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है, तो mRNA एंड हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। यहां तक तो फंडा क्लियर होगा। अब जो सेकंड पॉइंट है, ये तो यूकैरियोट्स के अंदर जो चेंजेस है, जो डिफरेंसेस है प्रोकैरियोट से, पहली बात हमने किया कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही एंजाइम होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप के एंजाइम होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, The second complexity is that the primary transcript, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मिला, जो एक तरीके से आरएनए ही मिला है, कंटेन बोथ, इसके पास दोनों चीज होता है, इसके पास एक्सॉन भी होता है और इसके पास इंट्रॉन्स भी होता है। यही सबसे बड़ा रट्टा है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसके पास एक्सॉन भी है और इसके पास इंट्रॉन्स भी है। The axon and the introns and are non-functional, ये फंक्शनल नहीं होता, hence it is subjected to a process that is called the splicing, जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया था। इस ट्रांसक्रिप्ट को अब हम कहाँ भेजते हैं, स्प्लाइसिंग के लिए भेजते हैं, और स्प्लाइसिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, सारे के सारे इंट्रॉन्स को कट करके हटा देते हैं, कट आउट कर देते हैं, और बाकी जो एक्सॉन्स का ग्रुप बचा, जितने सारे एक्सॉन्स बचे, सारे के सारे एक्सॉन्स का ये जो सीक्वेंस को आपस में जोड़ दिया जाता है, और यही फंक्शनल आरएनए होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस्ड आरएनए। क्लियर है, दे रखा है। वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंड इन अ डिफाइंड ऑर्डर, hnRNA अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग एंड कॉल्ड एज कैपिंग एंड टेलिंग। ये जो hnRNA है, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, एक स्पेशल टाइप का इसके अंदर प्रोसेसिंग होता है, उस प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं, कैपिंग, और एक प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, टेलिंग। कैप कहां लगाते हैं, तो हेड वाले रीजन में, टेलिंग कहां करते हैं, टेल वाले रीजन। अब करते क्या है कैपिंग और टेलिंग में, तो आपको याद रखना है, इन कैपिंग, बहुत कीमती लाइन है, इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, नाम क्या, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट is added to the 5' end of the hnRNA। यानी जो हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए मिला, उसमें हम क्या कर देते हैं, कैपिंग कहां करते हैं, तो 5' end of the hnRNA, उसमें क्या करते हैं, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट को ऐड कर देते हैं। जबकि इन टेलिंग द एडेनालाइट रेसिड्यू, यानी जो एडेनोसाइन है, ए वाला रेसिड्यू है, इसको 200-300 हम लगातार जोड़ देते हैं। Adenylate residue 200 to 300 are added at 3' end in a template independent manner, और तब जाकर क्या बोलते हैं, it is the fully processed hnRNA now called mRNA that is transported out of the nucleus for the process of transcription। ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद अब mRNA क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। अगला पैरा,
The significance of such complexity is now beginning to be understood. The split gene arrangement represent probably an ancient feature of the genome. The presence of intron is reminiscent of antiquity, and the process of splicing represent the dominance of RNA world. In recent time, the understanding of RNA and RNA dependent processes in the living system has assumed more importance. आज के डेट में तो और ज़्यादा है ना, कोरोना वायरस को टेस्ट करने के लिए RT-PCR, और RT-PCR में करते क्या है कि हम RNA से DNA बनाते हैं, है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक चीज़ और मैं बात करते चलूँ, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बातें निकला है तो थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं। होता क्या है, जस्ट अ सेकेंड, होता क्या है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आरएनए से डीएनए बनाने की बातें, डीएनए से आरएनए बनाने की बातें तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं। और आरएनए से डीएनए बनाने का प्रोसेस एक तरीके से क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन का जस्ट उल्टा हो गया ना, रिवर्स हो गया ना। दैट इज वाई जब हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पहले मैं बात कर ले रहा हूं कि जब डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं, तब इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, सबको पता है, ट्रांसक्रिप्शन। तब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं, यानी प्रोसेस जब उल्टा हो जाए, तब इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि प्रोसेस उल्टा हो गया। इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम यूटिलाइज होता है, उस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इस पूरे मैकेनिज्म को, कौन सा मैकेनिज्म, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाले मैकेनिज्म को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, इस साइंटिस्ट का नाम होता है, जो मेन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था टेमिन, और इनके साथ एक और सहयोगी थे, उनका नाम था बाल्टीमोर।